हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हम पढ़ रहे थे भारत का भूगोल और भारत के भूगोल के अंदर भौतिक प्रदेशों का टॉपिक चल रहा था। आज हम भारत का प्रायद्वीपीय पठार पढ़ेंगे और ये वीडियो आप लोग बड़े अच्छे से बिना स्किप किए अच्छे से देखेंगे। दूसरा, इसके अंदर जो डायग्राम बने हुए हैं वो वीडियो को आप पॉज करके आप अपने नोटबुक में नोट करें, लिखें, तभी आप लोग थोड़ा अच्छे से क्लियर हो पाएंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। प्रायद्वीपीय पठार ये भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कहलाता है, जो कि लगभग 16 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। दूसरा, ये गोंडवाना लैंड का भाग है, मतलब सबसे प्राचीनतम वाले भागों में कहलाता है, ऐसा आपको याद रखना है। ये खनिजों की दृष्टि से भारत का सबसे धनी प्रदेश है और ये लावा द्वारा निर्मित पठार है। इसकी निर्माण की प्रक्रिया से संबंधित आपको याद रखना है। ये निर्माण की प्रक्रिया के अंदर लावा के दरारी उद्गार से इसका निर्माण हुआ है। दूसरा, इसका जो ढाल है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ है। ये डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है, दरार और दूसरा ढाल। जब अफ्रीका से एशिया अलग हुआ था तो ये इस तरीके से आपका एक दरार के रूप में यहाँ ये आपकी दरार पड़ गया था। और दरार जो है आपको याद रखना है दरारी उद्गार से रिलेटेड, और इसका जो ढलान है वो पश्चिम से पूर्व की तरह है। दूसरा, यहाँ पे जो चट्टानें हैं उस चट्टान से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, किस टाइप की चट्टानें पाई जाती हैं। तो देखिए, बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं जो कि बाह्य आग्नेय चट्टानें होती हैं। यहाँ पे जो मिट्टी होती है वो काली मिट्टी पाई जाती है। दूसरा, इन चट्टानों में काफ़ी तरह के जो खनिज हैं वो पाए जाते हैं, जिसमें लोहा है, कोयला, चांदी, अभ्रक, तांबा, सीसा, जस्ता, इस तरीके से बहुत सारे खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। तो इसीलिए इसको खनिजों की दृष्टि से भारत का सबसे धनी प्रदेश कहा जाता है। दूसरा, ये जो चट्टानें हैं वो आर्कियन या धारवाड़ कुड़प्पा क्रम की चट्टानें कहलाती हैं या उस श्रेणी की चट्टानें आती हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब भारत में इसका जो पूरा विस्तृत क्षेत्र कौन कौन सा है, देखिए आप लोग, उत्तर से लगाकर दक्षिण तक मैंने यहाँ पे इसको होल्ड कर दिया है। देखिए, सबसे पहले हम उत्तर से दक्षिण की तरफ चलेंगे। देखिए, उत्तर के अंदर जैसे अरावली पर्वतमाला है, फिर आपका बुंदेलखंड है, बघेलखंड है, फिर बघेलखंड है। ये आपका एमपी से लगाकर झारखंड, बिहार तक है, आपको ये याद रखना है। फिर उसके जो दक्षिण में है विंध्याचल पर्वतमाला है। विंध्याचल पर्वतमाला आपका उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है, तो ये भी आपको याद रखना है। विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में आपका सतपुड़ा पर्वत है, जबकि विंध्याचल के पश्चिम के अंदर आपका दक्षिण पूर्वी पठारी जो कि हाड़ौती प्रदेश कहलाता है। फिर आपका मालवा का पठार कहलाता है। इधर आपका जो पूर्वोत्तर जो है हमारा भारत का, उसके अंदर मेघालय का पठार है। ये भी आपको इस तरीके से आपको याद रखना है। कार्बो एंग्लोन पठार भी इसके अंदर पूर्वोत्तर भारत के अंदर है। फिर आपके छोटा नागपुर का पठार है। अब और दक्षिण की तरफ हम लोग बढ़ते हैं तो ये देखिए, आपको दंड कारनम का पठार है। बादाम की पहाड़ियाँ जो कि उड़ीसा के अंदर हैं। फिर पूर्वी घाट, इसके अंदर देखिए पूरा का पूरा ये पूर्वी घाट है। कर्नाटक का पठार है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, तेलंगाना का पठार है, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं, और सबसे दक्षिण में आपका कार्डोमम या इलायची की पहाड़ियाँ हैं। इधर आपका पश्चिमी घाट के अंदर देखिए, इसको सह्याद्री भी कहते हैं पश्चिमी घाट को, इसका दूसरा नाम। यहाँ पे आपका दक्कन का पठार है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। ये थोड़ा सा डायग्रामेटिकली आपको समझना है। जहाँ मैंने इस डायग्राम में जो जो पॉइंट लिख सके हैं उसको आप अपनी नोटबुक में लिखिए।
प्रायद्वीपीय पठार को पठारों का पठार भी कहा जाता है, क्योंकि इस प्रायद्वीपीय पठार के अंदर बहुत सारे पठार हैं। और प्रायद्वीप किसको कहा जाता है, द्वीप किसको कहा जाता है, ये दोनों क्वेश्चन भी आपके माइंड में सेट होना चाहिए, अदरवाइज आप उसको अलग अलग कैसे समझ पाएंगे। तो द्वीप उसको कहा जाता है जिसके चारों तरफ पानी हो, तो वो द्वीप कहलाता है। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो ये अंडमान निकोबार जो है ये आपकी बंगाल की खाड़ी के अंदर है। तो कोई भी एक भूमि का स्थान जिसके चारों तरफ पानी हो वो कहलाता है द्वीप। जबकि प्रायद्वीप का मतलब ये होता है ऐसा भूमि का स्थान जिसके तीन तरफ पानी हो। जैसे अभी हमारे भारत के अंदर ये गुजरात से स्टार्ट हो रहा है, नीचे आपका केरल तमिलनाडु तक, इस तरफ ये पूरा यहाँ पश्चिम की तरफ, और यहाँ से लगाकर आपका पूर्व में, जैसे ये आपका सेवन सिस्टर के जितने भी अपने राज्य हैं वहाँ से वहाँ तक, इस तरीके से आपका बंगाल, इधर कर्नाटक, इस तरीके से सभी ये जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है पूरा का पूरा भारत का क्षेत्र, इसलिए इसको प्रायद्वीप कहा जाता है। अब हम इन में जितने भी जैसे घाट हैं तो उससे रिलेटेड पढ़े, जैसे पश्चिमी घाट है, अब उससे रिलेटेड पूरी डिटेल में जानकारी लेते हैं। देखिए, पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। ये गुजरात के अंदर एक नदी है, तापी नदी। तापी नदी के मुहाने से लगाकर कन्याकुमारी तक लगभग 1600 किलोमीटर लंबी ये पर्वतमाला है। इस तरीके से आपको याद रखना है। ये हिमालय के बाद दूसरी सबसे लंबी पर्वतमाला है। ये वास्तव में एक कगार है जो कि अफ्रीका से, जो प्रायद्वीपीय भारत से अलग होती या उस समय हुई थी, उस समय ये बनी हुई थी, तो आपको याद रखना है। इसकी औसत ऊंचाई जो है वो 1200 मीटर है, और ये गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु तक विस्तृत है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। जैसे ये सबसे नीचे देखिए आप लोग, तापी के मुहाने से लगाकर कन्याकुमारी तक, और इसके अंदर इन दोनों को अगर दो भाग में डिवाइड करना है, किसको, पश्चिमी घाट को, तो 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो कि गोवा से गुजरता है, ये इस सह्याद्री या पश्चिमी घाट को दो भागों में डिवाइड करता है, एक उत्तरी सह्याद्री, एक दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी जो कलसुबाई के नाम से जानी जाती हैं, जिसकी ऊंचाई है 1646 मीटर, और ये महाराष्ट्र में है, हरिश्चंद्र पर्वतमाला पर स्थित है। जबकि दक्षिणी सह्याद्री के अंदर सबसे ऊंची चोटी कुद्रेमुख कहलाती है, जिसका ऊंचाई जो है वो 1892 मीटर है, और बाबा बुदन की पहाड़ियों जो कि कर्नाटक में वहाँ पर ये पाई जाती हैं। कौन, कुद्रेमुख, जो कि सबसे ऊंची चोटी है दक्षिणी सह्याद्री की। तो ये आपके मुख्य पॉइंट जो है वो आपको याद रखना है। एग्जाम में पूछा जाए कि उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन से पर्वतमाला में है, कितनी ऊंचाई है, तो ये आपके सभी यहाँ से क्लियर हो जाता है। अब उत्तरी सह्याद्री के अंदर महाराष्ट्र में जैसे आपके बहुत सारे पॉइंट है, जैसे हरिश्चंद्र की जो पहाड़ियाँ हैं वो पर्वतमाला, वो आपको याद रखना है। बालाघाट आपको याद रखना है, अजंता की पहाड़ियाँ आपको याद रखनी है, रत्नागिरी पर्वत याद रखना है, महाबलेश्वर, ये सभी के सभी आपके उत्तरी सह्याद्री में पड़ती है। जबकि दक्षिणी सह्याद्री में कर्नाटक में आपको ब्रह्मगिरी पर्वतमाला आपको याद रखना है, बाबा बुदन की पहाड़ियाँ याद रखना है, और केरल के अंदर शांत घाटी याद रखना है। तो ये सारे के सारे पॉइंट आपके क्लियर होते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा और इसकी विशेषता के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ये भारत का प्रमुख हॉट स्पॉट है, कौन, पश्चिमी सह्याद्री। दूसरा, ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित हैं। ये दक्षिण पश्चिमी जो मानसून आता है उसको रोक कर इस प्रदेश के अंदर बारिश करवाता है, और ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण दक्षिण पश्चिमी मानसून के लिए रहता है। यहाँ पे थाल घाट और बोर घाट दो दर्रे हैं जो मुंबई को नासिक और मुंबई को पुणे से जोड़ते हैं। तो ये आपको याद रखना है। जैसे थाल घाट जो है मुंबई से नासिक को जोड़ रहा है, जबकि बोर घाट मुंबई को पुणे से जोड़ता है। दूसरा, हम इसको महान जल विभाजक का भाग भी कह सकते हैं।
इस तरह से भी आपको याद रखना है। बाबा बुदन की पहाड़ियाँ, इसकी जो अलग से विशेषता है ये आपको याद रखना है। कॉफ़ी और लोहा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है, तो आपको याद रखिए। कॉफ़ी यहाँ की सबसे ज़्यादा मतलब प्रोडक्शन यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है, जबकि लोहा भी सबसे ज़्यादा यहीं से मिलता है भारत के अंदर। अब हम जिस तरीके से पश्चिमी घाट पढ़ा, उसी तरीके से अब हम पूर्वी घाट पढ़ते हैं। पूर्वी घाट की पूरी विशेषता देखिए। यह पश्चिमी घाट से कम लंबा है और ऊंचा भी कम है, दोनों आपको याद रखना है। ऊंचाई और इसकी लंबाई पश्चिमी घाट से कम है। लंबाई के अंदर बात करें, मैंने अभी उसकी लंबाई बताई थी, 1600 किलोमीटर लंबा है और 1200 मीटर उसकी ऊंचाई है। तो देखिए इसके अंदर पूर्वी घाट की लंबाई जो है वो 1300 किलोमीटर है, जबकि ऊंचा है इसका औसतन वो 1100 मीटर ऊंचा। ये है आपका कौन, पूर्वी घाट। यह है पश्चिमी घाट से निकलने वाली जितनी भी नदियां हैं उसके द्वारा अधिक कटा फटा हुआ है, क्योंकि सारी की सारी नदियां जो हैं वो पूर्वी घाट की तरफ ही बहती है, क्योंकि भारत का जो ये प्रायद्वीपीय पठार का जो ढलान है वो आपका पश्चिम से पूर्व है, और जितनी भी नदियां जो निकलती हैं वो पश्चिम से पूर्व की तरफ आती है, और पूर्व के अंदर इसमें इस घाट को ये कटा फटा बना देती हैं। अब पूर्वी घाट में एराकोंडा, नलीमला, वेलिकोंडा, फिर पालकोंडा, शेषाचलम, शेवराय की पहाड़ियाँ और पालनी पहाड़ियाँ प्रमुख हैं। तो ये आपको सारी की सारी पहाड़ियों से रिलेटेड आपको याद रखना है। बादाम की पहाड़ियाँ, ये काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है, ये उड़ीसा के अंदर हैं और लोहा और अभ्रक के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ हैं, यहाँ से खनिज पदार्थ मिलते हैं। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी आपको याद रखना है, कौन है, अरायोकोंडा। ये विशाखापट्टनम में पड़ती हैं और इसकी ऊंचाई जो है वो 1680 मीटर ऊंची है। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है, जो कि 1501 मीटर ऊंची है। तो ये इसकी ऊंचाई से रिलेटेड आपको याद रखना है। अब हम दक्षिण की तरफ चलते हैं, तो दक्षिण में नीलगिरी की पहाड़ियाँ, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ और कार्डोमम या फिर इलायची की पहाड़ियाँ, ये महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं नीलगिरी की पहाड़ियाँ। देखिए इस डायग्राम से आपको सब कुछ क्लियर हो रहा है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ देखिए, ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहाँ दोनों मिलते हैं उस जगह ये आपके नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। नीलगिरी की पहाड़ियों में ये एक ऊटी या उटक मंडक एक स्थान है, जो कि भारत में जो दक्षिण भारत का सबसे प्रमुख पर्यटन स्थल है और ये तमिलनाडु के अंदर पड़ता है। तो इस तरीके से इसकी विशेषता आपको याद रखनी है। नीलगिरी की या नीलगिरी जो है वो आपका केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के अंदर विस्तृत है। यहाँ दोदा बेटा जो कि 2636 मीटर ऊंचाई उसकी है और ये दक्षिण भारत की दूसरी व नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि तमिलनाडु के अंदर है। कौन, दोदा बेटा, जो कि नीलगिरी के अंदर है। दूसरा, दक्षिण भारत में चाय उत्पादन के लिए नीलगिरी बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। दूसरा, इस नीलगिरी के ऊपर की जाने वाली कृषि को समोच्च कृषि के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर एक जनजाति निवास करती हैं। उस जनजाति का नाम आपको अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आपको याद रखना है टोडा। टोडा जनजाति यहाँ पर नीलगिरी पर्वतमाला पर निवास करती हैं। तो ऊटी या उटक मंडक आपको याद रखना है, दोदा बेटा याद रखना है, और ये कौन कहाँ पे हैं, कौन कौन से राज्यों में हैं, ये भी आपको याद रखना है। टोडा बेटा क्या है, समोच्च कृषि कहाँ की प्रसिद्ध है। तो इस तरीके से आपको नीलगिरी से संबंधित याद रखना है। अब हम विंध्याचल पर्वत से रिलेटेड थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए विंध्याचल पर्वत ये जो है बलुआ पत्थर व चूना पत्थर से यहाँ पे निर्मित हैं। तो ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, क्योंकि ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ये महान जल विभाजक का भाग भी है।
कौन? विंध्याचल पर्वत। दूसरा, यह पर्वतमाला उत्तरी भारत को दक्षिणी भारत से अलग भी करता है, तो ये आपको याद रखते हुए पढ़ते हुए चलना है। तीसरा, सबसे इसकी जो अच्छी विशेषता ये है कि ये धात्विक खनिज यहाँ पे कम पाए जा रहे हैं, जबकि ये निर्माण जो आपके घर निर्माण है, यो फिर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जितना भी काम होता है, उसके जो पत्थर होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ के प्रसिद्ध हैं। विंध्याचल पर्वतमाला से रिलेटेड आपको याद रखना है। आगे विंध्याचल पर्वतमाला के जो दक्षिण के अंदर एक सतपुड़ा पर्वतमाला पड़ती है, उससे रिलेटेड भी थोड़ा सा देखिए। सतपुड़ा पर्वत ये ब्लॉक पर्वत हैं, और ये जो है वो आपका राजपीपला, महादेव की पहाड़ियाँ और मैकाल की पहाड़ियाँ, ये तीनों से रिलेटेड आपको याद रखना है सतपुड़ा पर्वत। और इसकी जो ऊंची चोटियों से रिलेटेड पता होना चाहिए आपको। धूपगढ़ ये 1350 मीटर उसकी ऊंचाई है और मध्य प्रदेश में पड़ता है। और इसी के अंदर एक महादेव में यहाँ पे पंचमढ़ी है, ये भी मध्य प्रदेश में पड़ता है। मैकाल के अंदर अमरकंटक पड़ता है, जिसकी ऊंचाई 1065 या 1061 मीटर ऊंचाई है। इस तरीके से आपको याद रखना है। यहाँ पर जो चट्टानें पाई जाती हैं उसकी विशेषता अलग है। यहाँ पे ग्रेनाइट पाया जाता है और नीच चट्टानें पाई जाती हैं। कहाँ? सतपुड़ा पर्वतमाला के अंदर। नेक्स्ट, दक्षिण में सबसे दक्षिणतम हम पढ़ते हैं जैसे अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। ये नीलगिरी जो पर्वतमाला हमने पढ़ी थी उसके दक्षिण में विस्तृत हैं। इस अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुड़ी है, जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कहलाती हैं। 2695 मीटर उसकी हाइट है और केरल में पड़ती हैं। इसके बाद इस अन्नामलाई के यहाँ पर एक पाल घाट है, जो कि नीलगिरी और अन्नामलाई पर्वतमाला के मध्य में स्थित है, और यह कालीकर को कोयम्बटूर से जोड़ता है। तो इस तरीके से जो घाट हैं, दर्रे हैं, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। एक सिनकोटा दर्रा है जो कि तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, कार्डोमम की जो पहाड़ियाँ हैं वो इलायची उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं, इसलिए इलायची की पहाड़ियाँ के नाम से भी जाना जाता है कार्डोमम की पहाड़ियों को। तो इस तरीके से आपने अन्नामलाई की पहाड़ियों से रिलेटेड भी आपने डिटेल में पढ़ा। अब हम थोड़ा सा पठार से रिलेटेड पढ़ लेते हैं। भारत में जो पठार हैं कौन कौन से हैं और उनकी क्या विशेषता है। जैसे दक्कन का पठार, आपने कई बार पढ़ा है दक्कन का पठार। जैसे दक्कन के पठार की विशेषताओं में यह लावा के दरारी उद्गार से इसका निर्माण हुआ था, और यह बाह्य आग्नेय बेसाल चट्टानों की यहाँ पर प्रधानता है। और इस पठार पर काली मिट्टी पाई जाती है, जो कि महाराष्ट्र में सर्वाधिक हैं। और काली मिट्टी में कपास सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है, तो ये कपास के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। और इसे दक्कन ट्रेप भी कहा जाता है। और इसका ढाल जो है वो हमने पहले भी आपको बताया था, ये पूर्व की तरफ इसका ढाल है। और यहाँ पे एक लोनार झील है जो भी प्रसिद्ध हैं। दूसरा, छोटा नागपुर का पठार, ये खनिजों की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। यहाँ पे जैसे खनिज में यहाँ पे कोयला है, लोहा है, तांबा खनिज, इस तरीके से मैग्नीज और यूरेनियम, ये सभी के सभी यहाँ पे प्रसिद्ध रूप से और बहुत ही अत्यधिक मात्रा में यहाँ से उत्पादन किया जाता है। और इस छोटा नागपुर के पठार को खनिजों का अजायब घर भी कहा जाता है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है, और मुख्य रूप से ये झारखंड में विस्तृत है। कोयला जो है यहाँ काफ़ी ज़्यादा प्रमुख रूप से निकाला जाता है। झारखंड में 2 स्थान हैं और एक पश्चिम बंगाल में 1 स्थान है, जो भी कोयला के रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण एग्ज़ाम की दृष्टि से पूछे जाते हैं। तो कोयला की दृष्टि से 2 स्थान आपको याद रखना है, जरिया और बेकारू। जबकि पश्चिम बंगाल का एक कोयला से रिलेटेड प्रसिद्ध स्थान है जिसको बोलते हैं रानीगंज। नेक्स्ट, यह भारत का रूर प्रदेश कहलाता है। जर्मनी के अंदर एक रूर प्रदेश है जहाँ से काफ़ी ज़्यादा ये आपका खनिज पदार्थ निकाला जाता है। उसी तरीके से भारत का ये रूर प्रदेश कहलाता है। कौन? छोटा नागपुर का पठार। इस पठार से दामोदर नदी निकलती हैं और आगे चलकर ये हुगली नदी में मिल जाती हैं।
दामोदर नदी को राइन नदी कहा जाता है। भारत की राइन नदी कौन सी है? दामोदर नदी। और राजमहल जो झारखंड के अंदर है वो एक पहाड़ी है, ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं जैसे मेघालय का पठार, और मेघालय के पठार को हम लोग शिलोंग का पठार कहते हैं। देखिए ये इस तरीके से अर्धचंद्राकार आकृति में ये आपका विस्तृत है। गारो खासी जयंतियाँ, यहाँ पे 3 तरह की पहाड़ियाँ हैं और यहाँ पे इन्हीं के नाम से 3 तरह की जनजातियाँ भी पाई जाती हैं। जब भी बंगाल की खाड़ी से कोई आपके मानसून बनता है और मानसून यहाँ की तरफ प्रवेश करता है तो इस क्षेत्र के अंदर फंस जाता है, मतलब ये 3 तरफ से घिरा हुआ रहता है, ये अर्धचंद्राकार रूप में है। तो यहाँ पे मानसून यहाँ पे फंसने की वजह से सबसे ज़्यादा यहाँ पे बारिश होती हैं। तो विश्व की सबसे अत्यधिक या अधिक वर्षा होने वाला स्थान मासिनराम जो कि मेघालय में है वो यहीं पर है, और पहले था चेरापूंजी वो भी यहीं पे है। इस तरीके से आपको याद रखना है विश्व की सबसे ज़्यादा बारिश होने वाला स्थान। यहाँ पे अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए यहाँ पे लेटेराइट टाइप की मृदा पाई जाती है, मिट्टी पाई जाती है जो कि निक्षालन की क्रिया के यहाँ पे होती हैं। यहाँ पे बारिश होने की वजह से घने सदाबहार वन पाए जाते हैं। यहाँ पर जूमिंग कृषि की जाती है क्योंकि यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र हैं, तो पहाड़ों पर कृषि की जाने वाली को हम लोग जूमिंग कृषि या स्थानांतरित कृषि या कृतन दहन कृषि भी कहा जाता है। यहाँ पर रेट होल खनन विधि से खनन किया जाता है, आपको याद रखना है। और यहाँ पर जो बांस सिंचाई पद्धति प्रचलित हैं, तो ये इसकी ये सारी विशेषता हैं आपको याद रखनी है मेघालय के पठार से रिलेटेड। अब हम मालवा का पठार पढ़ते हैं। देखिए मालवा का पठार मध्य प्रदेश में विस्तृत है और यहाँ पर बेसाल्ट की चट्टानें पाई जाती हैं। बेसाल्ट की चट्टानों के से रिलेटेड मैंने पहले बताया था। यहाँ पर काली मिट्टी है और काली मिट्टी में कपास सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, तो कपास के लिए प्रसिद्ध मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी। बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार और दंडकारण्य का पठार ये आपके उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। जबकि दंडकारण्य का पठार जो है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। मदुरई से रिलेटेड थोड़ा सा आप लोग पढ़िए। यह वेगाई नदी के तट पर स्थित है मदुरई, और यहाँ प्रसिद्ध मीनाक्षी का मंदिर है, आपको याद रखना है। कोडाई कनाल से रिलेटेड पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, इसकी विशेषता क्या है। ये पालनी की पहाड़ियों में तमिलनाडु का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। कौन? कोडाई कनाल। गरम मसालों के लिए केरल प्रसिद्ध है, आपको याद रखना है। गरम मसाला जो भी हैं वो सभी केरल के प्रसिद्ध हैं। चाय से रिलेटेड आपको याद रखना है, चाय सबसे ज़्यादा असम की प्रसिद्ध है, उसके बाद पश्चिम बंगाल की और उसके बाद तमिलनाडु की। तमिलनाडु जो कि है दक्षिण भारत में सर्वाधिक उत्पादन करता है, क्या? चाय। और भारत में चाय उत्पादक राज्यों का क्रम यही है, सबसे ज़्यादा असम, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद तमिलनाडु। तो इस तरीके से आज हमने थोड़ा सा ये प्रायद्वीपीय पठार से रिलेटेड जो बेसिक जानकारी थी हमने पढ़ी, और जितना एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं वो सारे के सारे हमने क्लियर किए। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसकी प्रतिक्रिया आप मुझे लाइक और कमेंट के साथ देवें। अन्य तक पहुंचाने के लिए इसको शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो आप तक पहुंचते रहें। ये डायग्राम आप लोग इस वीडियो को पॉज करके बनाएं और अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। आगे आने वाले वीडियो के लिए हम ये सीरीज़ कंटिन्यू रखते हैं, और इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए, नोट्स बनाइए और एग्ज़ाम से पहले इसको एक बार पढ़ते रहिए। चलिए, तब तक के लिए नमस्कार।